हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू न्यू स्टूडेंट लेक्चर वीडियो फ्रॉम मेडिकल लैब टेक सुब्रा। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता है, हम लोग इस क्लास में बात करते हैं मेडिकल लेबोरेटरी टेक्नीशियन के वैकेंसीज के बारे में, एज वेल एज उसके रिलेटेड जितने भी सारे सब्जेक्ट्स हैं, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी एज वेल एज बायोकेमिस्ट्री, ये सारे सब्जेक्ट के थ्योरीज एज वेल एज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो आज के क्लास में मैं आप लोगों के सामने लेके आ गई हूँ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन साइटोलॉजी, दैट इज अ पार्ट ऑफ पैथोलॉजी। एंड इसमें हम लोग स्पेसिफिकली ये टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, दैट इज आवर FNSC एंड एक्सपॉलिटिव साइटोलॉजी। पहले ये दोनों का डेफिनेशन समझ लो, ये दोनों में क्या डिफरेंस है वो समझ लो, उसके बाद विल मूव इनटू द MCQ पार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल FNSC, इसका मतलब होता है फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। ठीक है, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, यानी कि इस टोटल वर्ड में हम लोगों को ये तो समझ में आ गया है कि दिस इज अ पार्ट ऑफ साइटोलॉजी। तो साइटोलॉजी का क्या मतलब होता है? स्टडी ऑफ सेल्स। तो एस्पिरेट करना है, आप लोग क्या एस्पिरेट करोगे बाद में पता चलेगा। ठीक है, एंड कैसे एस्पिरेट करोगे? बाय नीडल। सो इसका नाम है FNSC, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर? ओके, मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट पार्ट, दैट इज योर एक्सफोलिएटिव साइटोलॉजी। एक्सफोलिएटिव यानी जो सेल्स जो है वो एक्सफोलिएट होके बाहर निकल के आपके फ्लूइड के अंदर में चले जाते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे छोटा सा चार्ट में बना लेती हूँ। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप लोगों को पता होगा, आपका लंग्स जो है उसका आउटर कवरिंग क्या है? प्लूरा आप लोग बोलते हो। प्लूरा इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर लंग्स एंड उसके अंदर में होता है प्लूरल फ्लूइड। ठीक है, प्लूरल फ्लूइड जो भी आप लोग कलेक्शन करते हो, जो आप लोग लेके आते हो इन योर साइटोलॉजी लैब, वो कहाँ से आता है? फ्रॉम योर प्लूरा। तो प्लूरल फ्लूइड के अंदर में आप लोगों का क्या आता है? एक्सफोलिएटेड सेल्स फ्रॉम द लंग्स। जो सेल्स गिर के निकल के आ जाएंगे फ्रॉम योर प्लूरा, दैट विल बी कलेक्टेड इन योर प्लूरल फ्लूइड। लाइकवाइज आप लोगों का कौन सा फ्लूइड होता है? जैसे कि CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। कहां से आप लोग इसे कलेक्शन करते हो? फ्रॉम योर ब्रेन एज वेल एज स्पाइनल कॉर्ड। ये भी आप लोगों का हो गया। इसके अंदर में भी आप लोगों को एक्सफोलिएटेड सेल्स मिलने वाले हैं। इज इट क्लियर? गुड। उसके बाद आप लोगों का और एक है पेरिकार्डियल फ्लूइड। तो पेरिकार्डियम आप लोग कैसे बोलते हो? आउटर कवरिंग ऑफ योर हार्ट। आउटर कवरिंग ऑफ योर हार्ट आप लोग उससे बोलते हो पेरिकार्डियम। तो उसके अंदर में जो पेरिकार्डियल कैविटी होता है, इसके अंदर में जो पेरिकार्डियल फ्लूइड है, वो भी एक्सफोलिएटेड सेल्स उसके अंदर में आके गिरते हैं। कहां से? हार्ट से। पेरिटोनियल फ्लूइड, पेरिटोनियल फ्लूइड आप लोग कहां से लाते हो? बिकॉज दिस इज द आउटर कवरिंग ऑफ योर एब्डोमेन। एब्डोमेन, यस गाइस, एब्डोमेन का कवरिंग को आप लोग पेरिटोनियल फ्लूइड बोलते हो या फिर एसाइटिक फ्लूइड भी बोलते हो, दोनों सेम ही होते हैं। हुआ? इज इट क्लियर? एंड नेक्स्ट थिंग इज, ये सारे फ्लूइड आप लोगों का जो कलेक्शन होके साइटोलॉजी में आता है, दीज आर द एक्सफोलिएटेड सेल्स। ठीक है, इसके अंदर में होते हैं। तो आई होप चैप्टर का नाम और उसके फंक्शन के बारे में सभी स्टूडेंट्स को पता चल गया। अगर पता चल गया है, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल, क्योंकि वो तो आप लोगों के लिए फ्री है, लेकिन मुझे इससे बहुत मोटिवेशन मिलती। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, और कोई भी डाउट होता है आप लोग बिल्कुल कमेंट कर सकते हो, इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। ठीक है, चलिए चलते हैं, आज की क्लास को जो है स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा जूम कर लेती हूँ ताकि अच्छे से आप लोगों को क्वेश्चन जो है सो हुआ। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 1 आप लोगों के सामने ये आ गया है। FNSC स्टैंड्स फॉर, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया है, लेकिन जब आप लोग एग्जामिनेशन हॉल में बैठोगे, ये सारे ऑप्शन आप लोगों के सामने आ सकते हैं। फेयर निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फाइन निडल एक्यूरेट साइटोलॉजी, फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी, फेयर निडल एस्पिरेशन साइटोजेनेटिक। वर्ड्स आपको सिमिलर वर्ड्स मिलने वाले हैं। ठीक है, वर्ड्स आपको सिमिलर वर्ड्स मिलने वाले हैं इन योर एग्जामिनेशन हॉल, लेकिन वहीं पे आप लोगों को घबराना बिल्कुल नहीं है, बिकॉज आप लोगों को ऑलरेडी मतलब आप लोग क्लियर हो कि हाँ, इसका फुल फॉर्म जो है फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ही है। हुआ? इज इट क्लियर? फाइन निडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी ही है, इसका फुल फॉर्म साइटोजेनेटिक्स, एक्यूरेट, एस्पिरेशन, इंस्पिरेशन, एक्सपिरेशन, व्हाटएवर जो भी चीजें आप लोगों को दिए गए होंगे, आप लोगों को उसको बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करना है। बिकॉज अब तो वहीं पे इतने सारे फ्लूइड्स को आप लोग देखने के बाद आप लोगों को अभी तो पता चल गया होगा यस कि FNSC का मतलब क्या होता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए FNSC का क्या मतलब होता है। यस, इसमें कोई कंफ्यूजन है ही नहीं।
बिकॉज आप लोगों को पता है ना 1 के बाद 2 आता है, 3 के बाद 4 आता है, तो दैट्स कंफर्म। तो एफएनएससी का मतलब होता है यहीं पे ऑप्शन नंबर सी, जैसे कि आप लोग देख पा रहे हो, फाइन नीडल एस्पिरेशन साइटोलॉजी। कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, एफएनएससी इज ए व्हाट प्रोसीजर। ये जो एफएनएससी आप लोग कर लेते हो इन योर साइटोलॉजी लैब, ये सिंपल है, ये क्या ये चीप है, या ये रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड है, या फिर ऑप्शन नंबर डी में आप लोगों को दिया गया है ऑल ऑफ द अबव। चलो थोड़ा सा सोच लो, आप लोग एफएनएससी करते क्यों हो, टू नो अबनॉर्मल सेल्स, टू चेक आउट अबनॉर्मल सेल्स। अच्छा, तो आप लोगों को क्या पता है, ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज, इजंट इट? ग्रुप ऑफ सेल्स आर कॉल्ड एज टिश्यूज। तो वैसे ही टिश्यू आप लोग कौन से टेस्ट में टेस्ट करते हो, बायोप्सी करते हो। और आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा बायोप्सी में आपको ग्रॉसिंग करना होता है, टिश्यू प्रोसेसिंग के अंदर में ये 18 घंटे अप्रोक्सीमेटली रहता है। उसके बाद आप लोग इसको एम्बेडिंग करते हो, यानी कि ब्लॉक बनाते हो, उसके बाद माइक्रोटोमिक करते हो, सेक्शन कटिंग जो होता है, उसके बाद स्टेन करते हो, माउंट करने के बाद ही आप लोग चेक कर पाओगे। सो इतना सारा लेंदी प्रोसीजर होने से अच्छा है पहले से आप लोग जान लो, यू कैन गो फॉर एफएनएससी, इज इट, इजंट इट? तो ऑफ कोर्स ये सिंपल तो है, इसमें कोई बड़ी बात है नहीं, ये सिंपल तो है, चीप है, थ्रू नीडल ओनली एस्पिरेशन करते हो और कुछ सर्जरी वगैरह होता नहीं। रैपिड डायग्नोस्टिक, यस, एफएनएससी का रिपोर्ट जो है, अगर आप लोगों ने साइटोपैथोलॉजी लैब में काम किया होगा, आप लोगों को पता होगा, उसी दिन ही रिपोर्ट आ जाता है, बिकॉज एस्पिरेट करना होता है, फिक्स करना होता है, और उसके बाद स्टेन करना होता है। नॉर्मली जैसे कि एची हो, पाप हो, डिफक्विक हो, इससे स्टेन करना होता है, एंड स्टेन करने के बाद तुरंत ही माइक्रोस्कोपी हो सकता है। तो रैपिड डायग्नोस्टिक मेथड है, तो इसमें कोई चीज सोचने वाला है नहीं कि इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव हो जाएगा। किसी को कोई डाउट है? आई डोंट थिंक सो कि इसमें कोई डाउट होना चाहिए, है ना। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 आप लोगों के सामने क्या पूछ लिया है, देख लो। तो एफएनएससी मटेरियल इज ऑल्सो यूज्ड इन, एफएनएससी का मटेरियल आप लोगों ने कलेक्शन कर लिया थ्रू एस्पिरेट करके, तो क्या आप लोग इसे बायोप्सी कर सकते हो? क्या उससे फ्लो साइटोमेट्री एंड पीसीआर कर सकते हो? क्या आप लोग साइटोजेनेटिक्स इसके अंदर में कर सकते हो? या फिर बोथ बी एंड सी? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने यहीं पे दिए गए हैं। तो मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में ये बता दीजिए कि एफएनएससी मटेरियल को लेके आप लोग क्या ये चीजें कर सकते हो या फिर नहीं। मुझे जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर जो है आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए। एफएनएससी में आप लोगों ने कोई भी स्वेलन पार्ट है, कोई भी इन्फ्लेमेटोरी पार्ट से आप लोगों ने कलेक्शन कर लिया है इसे, तो क्या आप लोग इसे एफएनएससी मटेरियल को यूज कर सकते हो? तो देख लो यहीं पे एफएनएससी मटेरियल को लेके आप लोग बायोप्सी तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, क्योंकि बायोप्सी के लिए आप लोगों को टिश्यू चाहिए। ओनली एक्सफोलिएटेड सेल्स तो आप लोग ब्लॉक बना के कर सकते हो, लेकिन पूरा बायोप्सी प्रोसीजर जैसे कि हम लोग ग्रॉस करते हैं, उसके बाद प्रोसेसिंग करते हैं, वो सारा सब कुछ नहीं हो पाएगा। सो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, यानी बोथ बी एंड सी। आप लोग सेल्स को लेके फ्लो साइटोमेट्री कर सकते हो, पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर सकते हो, साइटोजेनेटिक्स में आप लोग यूज कर सकते हो, बिकॉज यू हैव योर exfoliated cells or the cells. Is it clear? Is it clear everyone? चलें आगे। चलो मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछ लिया है आप लोगों को? क्वेश्चन नंबर 4, एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ। अच्छा, तो आप लोग जितने भी सारे फ्लूइड के बारे में हम लोगों ने बात किया, चाहे प्लूरल फ्लूइड हो, चाहे पेरिकार्डियल फ्लूइड हो, चाहे सीएसएफ हो, चाहे पेरिटोनियल फ्लूइड हो, या फिर एसाइटिक फ्लूइड हो, जितने भी सारे फ्लूइड होते हैं, एक्सफोलिएटेड साइटोलॉजी आप लोग यूज क्यों करते हो? फीवर को जानने के लिए, लीवर डिसीज को जानने के लिए, कैंसर को जानने के लिए, या फिर
हीमोग्लोबिन कम है कि नहीं, क्या आप लोग कोई एनीमिया तो नहीं है, इसको जानने के लिए देखो थोड़ा सा हिंट मैं बताना चाहूंगी यहीं पे। वीडियो अच्छा लग रहा है तो बिल्कुल लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट करना मत भूलना। फीवर जो है आप लोग इसको सेरोलॉजिकल टेस्ट में जनरली करते हो। यू कैन गो फॉर मलेरिया test, you can go for typhoid or viral test, you can go for dengue test, you can go for crop typhus test। फीवर एक सिम्टम है, उसको लेके आप लोग ये सारा चीज किस लिए फीवर हो रहा है आप लोग चेक कर सकते हो। लीवर डिसीज में क्या होता है, लीवर सिरोसिस हो गया, हेपेटाइटिस, ये सारा चीज को चेक करने के लिए क्या आप लोग एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी करते हो, या फिर अब नॉर्मल सेल्स, ट्यूमर सेल्स, मैलिग्नेंट सेल्स, बेनाइन सेल्स, ये सारा सब कुछ चेक करने के लिए आप लोग एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी यूज करते हो, या फिर एनीमिया इज अ हेमेटोलॉजिकल कंडीशन जो कि आपको सीबीसी रिपोर्ट में पता चल जाता है, उसके लिए आप लोग एक्सप्लोरेटेड साइटोलॉजी करने की जरूरत नहीं है, बिकॉज यह आपका ब्लड सेल से ही, आपका आरबीसी से ही, आपका एरिथ्रोसाइट से ही पता चल जाएगा। सो सिंपल। तो मुझे नहीं लगता कि इस क्वेश्चन में किसी को कोई डिफिकल्टी हो सकता है, हुआ। सो ऑफ कोर्स आंसर बिल्कुल सामने दिया गया है। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, कैंसर। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? पता चल रहा है, समझ में आ रहा है ना? चलो बहुत सही है। मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। लग रहा है कैसा क्वेश्चन आप लोगों को, 1 मिनट दे रही हूं आप लोगों को, यहीं पे पढ़ लो क्वेश्चन को, सही से पढ़ लो यहीं पे। क्या समझ आया एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी के बारे में, क्या सवाल पूछा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिमेन आर कलेक्टेड फॉर द एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी, यानी आपको एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी करना है तो आप लोग कौन सा स्पेसिमेन, कौन सा सैंपल कलेक्शन कर सकते हो। क्या आप लोग रेस्पिरेटरी ट्रैक स्पेसिमेन कलेक्शन कर सकते हो, क्या आप लोग जीआईटी यानी गैस्ट्रो इंटेस्टिनल ट्रैक विच इंक्लूड्स फ्रॉम माउथ टू इसोफेगस स्टोमक, ये सारा चीज के लेके इंटेस्टाइन में खत्म हो जाएगा, तो ये क्या आप लोग इंक्लूड, इंटेस्टाइन में खत्म नहीं होगा। यूरिन एज वेल एज ऑल ऑफ द अबव, ये 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने ऑलरेडी दिए जा चुके हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो ऐसा कौन सा सैंपल जो है आप लोग लेने वाले हो इधर, ताकि you can go for explorative cytology। take your time and answer me, इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ऐसा कौन सा स्पेसिमेन होता है जिसको आप लोग कलेक्शन करते हो फॉर एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी। हुआ सी, फ्लूइड, जिस फ्लूइड के अंदर में आपका मतलब जिस फ्लूइड आपके बॉडी के अंदर से आ रहा हो तो उससे रिलेटेड, सपोज यूरिन, ब्लैडर से एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी से एक्सप्लोरेटिव सेल्स आ सकते हैं, जीआई ट्रैक, आपके हर एक पार्ट से, इंटेस्टाइन हो, चाहे आपका इसोफागस हो, स्टोमक हो, इससे आपका कलेक्शन हो सकता है, एक्सप्लोरेटिव सेल्स आ सकते हैं, रेस्पिरेटरी ट्रैक आ सकते हैं। सो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज ऑल ऑफ द एबव। देख लो सही से, ये स्पेसिमेन में आप लोग कलेक्शन कर सकते हो, एक्सप्लोरेटिव साइटोलॉजी कर सकते हो। हुआ? इज इट क्लियर? मूविंग टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। serous fluid consists of serous fluid, peritoneal fluid, pleural fluid, exudates या फिर all of the above। 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए जा चुके हैं। क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा। सेरोस कौन सा लेयर होता है, कौन सा लेयर होता है, बताओ मुझे। सेरोस फ्लूइड आप लोग कहाँ से कलेक्शन करोगे। लेट मी शो यू वन थिंग गाइज, अगर आप लोग देखोगे, ठीक है, सेरोस मेम्ब्रेन, सेरोस लेयर, ठीक है, यहीं पे थोड़ा सा देख लेते हैं। सेरोस मेम्ब्रेन जो होता है, सेरोस लेयर जो होता है वो आप, सेरस मेम्ब्रेन ये क्या होता है,
सपोज फॉर एग्जांपल 3 सेरस मेम्ब्रेन यहीं पे होते हैं, जैसे कि आप लोग यहीं पे देख पा रहे हो। प्लूरा, सेरस मेम्ब्रेन दैट सराउंड्स द लंग्स, वन फॉर ईच लंग, जैसे कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ। पेरिकार्डियम, इसमें सेरस मेम्ब्रेन जो होता है दैट सराउंड्स योर हार्ट। पेरिटोनियम, इसमें सेरस मेम्ब्रेन होता है दैट सराउंड्स द सेवरल ऑर्गन्स इन द एब्डोमिनल पेल्विक कैविटी, जो ऑलरेडी हम लोग डिस्कशन कर चुके हैं। तो सेरस मेम्ब्रेन बेसिकली होता क्या है, इट कवर्स द वॉल्स एंड ऑर्गन्स इन द थोरैसिक एंड एब्डोमिनोपेल्विक कैविटीज, सेरस मेम्ब्रेन होता है। पेराइटल लेयर क्या होता है, ये लाइन करता है, इट लाइंस द वॉल्स ऑफ द बॉडी कैविटी। विसरल लेयर क्या होता है, ये ऐसा लेयर जो कि कवर करे आपका ऑर्गन्स को, आपके विसेरा को। ऑर्गन्स को आप लोग अदरवाइज बोलते हो विसेरा, तो विसेरा को कवर जो करता है उसे हम लोग विसरल लेयर कहते हैं। और या फिर सेरस स्पेस या फिर सेरस फ्लूइड जो होता है वो क्या होता है, बिटवीन द पेराइटल लेयर यानी आउटर कवरिंग पेरिफेरल लेयर एंड विसरल लेयर के बीच में जो स्पेस होता है, जो फ्लूइड इसके अंदर में कलेक्ट होता है, उसे हम लोग सेरस फ्लूइड कहते हैं। इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? क्या आप लोग समझ पा रहे हो? फॉर एग्जाम्पल इस पिक्चर में थोड़ा सा देख लो, विसरल पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल कैविटी, पेराइटल पेरिकार्डियम, ये जो कैविटी है इसमें से पेरिकार्डियल फ्लूइड कलेक्शन होता है। टेल मी यस और नो, टेल मी यस और नो, यस और नो। तो ऑफ कोर्स इस क्वेश्चन का पेरिटोनियल फ्लूइड भी होगा, प्लूरल फ्लूइड भी होगा, एक्सुएट्स भी होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। किसी को कोई डाउट, किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो आप लोगों के सामने क्या दिया गया है, स्पूटम स्पेसिमेन इज ए गुड स्पेसिमेन। ठीक है, बाकी लोगों को वो अच्छा नहीं लगे दैट डजंट मैटर। लेबोरेटरी टेक्नीशियन को स्पूटम स्पेसिमेन अच्छा लगता ही है, हुआ। तो इट इज ए गुड स्पेसिमेन फॉर द प्रोग्नोसिस ऑफ यूटेराइन कैंसर, स्टोमक कैंसर, लॉन्ग कैंसर या फिर ब्रेस्ट कैंसर। 4 ऑप्शन आप लोगों के सामने दिए गए हैं। आप लोग स्पूटम सैंपल किस कैंसर में कलेक्शन करोगे? ठीक है, स्पूटम सैंपल आप लोग किस टाइम पे कलेक्शन करोगे? स्पूटम आपका आता कहां से? लॉन्ग से। तो ऑफ कोर्स अगर आप लोगों को स्पूटम कलेक्शन करना है तो ऑफ कोर्स आप लोग लॉन्ग कैंसर के लिए ही स्पूटम कलेक्शन करोगे ना, ब्रेस्ट कैंसर के लिए नहीं, या फिर कोई दूसरा कैंसर के लिए आप लोग स्पूटम कलेक्शन क्यों करोगे? गेटिंग माई पॉइंट। अगर ब्लैडर का कैंसर चेक करना है आप लोग यूरिन कलेक्शन करोगे ना, आप लोग CSF थोड़ी कलेक्शन करोगे। सो दैट मैटर्स कि आपको पहले पता होना चाहिए ये फ्लूइड है, ये कौन से ऑर्गन से आ रहा है, तब उसके बाद ही जाके आप लोगों को पता चलेगा कि हाँ मतलब ये डिसीज उससे रिलेटेड हो सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहीं पे मैं एक चीज आप लोगों को पूछ लेती हूँ, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। ठीक है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरा, ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस ये डिसीज सुन के आपको क्या लगता है, ये डिसीज आपका कौन से ऑर्गन से रिलेटेड होगा? टेल मी इन द कमेंट सेक्शन। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 8 आप लोगों के सामने, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लिकेशन में कम इन FNAC? FNAC जब आप लोग कर रहे हो उसमें कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं, जैसे कि जब आप लोग ब्लड ड्रॉ भी करते हो उसमें भी कॉम्प्लिकेशंस आते हैं। तो ये तो एस्पिरेट हो रहा है ना नीडल से, तो इसमें भी कॉम्प्लिकेशन आ सकते हैं। तो क्या हेमाटोमा हो सकता है, ब्लीडिंग और एम्फाइसीमा हो सकता है, बोथ हो सकता है, दोनों, या फिर नॉन ऑफ दिस? 4 ऑप्शंस आप लोगों के सामने दिए गए हैं। तो क्या आप लोग मुझे बता सकते हो इस क्वेश्चन का क्या ही आंसर हो जाएगा? FNAC करते वक्त आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने के लिए मिलते हैं, चलिए देख लेते हैं। ये हेमाटोमा आप लोग थोड़ा सा इमेज अगर देख लोगे देन आप लोगों को पता चल जाएगा कि हेमाटोमा दिखता कैसे है। ठीक है, एवरीवन कैन सी दिस पिक्चर। हेमाटोमा आपके कैपिलरी से निकल के, आपके ब्लड वेसल से निकल के ब्लड जब और कहीं पे आपके बॉडी के अंदर में इकट्ठे होके क्लॉट कर जाएं, इसे हम लोग क्या बोलते हैं? हेमाटोमा बोलते हैं। एवरीवन कैन सी दिस पिक्चर।
एवरीवन कैन सी दिस पिक्चर, यस और नो? समझ पा रहे हो? हेमाटोमा जो होता है ये जो हेमाटोमा होता है ये क्या होता है, ब्लड जो है आउटसाइड योर ब्लड वेसल में क्लॉट कर जाते हैं। सो दैट इज योर हेमाटोमा। हेमाटोमा देख लिया आप लोगों ने। ब्लीडिंग और एम्फाइसीमा, तो क्या आप लोग जानते हो ये एम्फाइसीमा का मतलब क्या होता है? चलिए इसको भी देख लेते हैं कि एम्फाइसीमा होता क्या है या आपका कैसे दिखता है। एम्फाइसीमा का मतलब होता है, सी दिस इज समथिंग, दिस इज समथिंग विच इज रिलेटेड टू योर लंग्स। यानी एम्फाइसीमा कंडीशन में आप लोग सही से ब्रीदिंग नहीं कर पाओगे। सो ये आपके हेल्दी ब्रोंक्यूल्स हैं। ये अगर क्रोनिक ब्रोंकाइटिस हुआ तो आप लोग इसमें देख सकते हो इनफ्लेम्ड एंड एक्सेस म्यूकस यहीं पे रहते हैं। ठीक है, ये हेल्दी एल्वियोली है जहां पे आपका गैसियस एक्सचेंज होता है, एंड ये एम्फाइसीमा वाला एल्वियोली है, आपको दिख रहा है ये कैसे दिखता है। तो अभी अगर हम लोग क्वेश्चन पे आएंगे कि एफएनएसी में क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, तो आप लोग मुझे क्या बताओगे? चलो बताओ इन द कमेंट सेक्शन। क्या इसमें ब्लीडिंग हो सकता है? क्या इसमें हिमाटोमा देखने के लिए मिल सकता है? यस गाइस, यस यस यस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, बोथ ए एंड बी। इसमें हेमाटोमा हो सकता है एज वेल एज ऐसा भी हो सकता है अगर आप लोग जिस सोलन पार्ट में आप लोग कलेक्शन करें उसमें सब सपोज फ्लूइड के साथ साथ अगर कहीं इधर उधर हो जाता है तो ब्लड भी, बिकॉज आप लोग कहीं पे भी प्रिक करोगे ब्लड तो आएगा ही ना थोड़ा सा, तो ब्लीडिंग भी हो सकता है। सो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हुआ। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9 आप लोगों के सामने। इन रूटीन एफएनएसी द साइज ऑफ द नीडल इज, ठीक है, इन रूटीन एफएनएसी द साइज ऑफ द नीडल इज 22 से 23 गॉज। बाकी आप लोग देख सकते हो, तो क्या आप लोग मुझे यहीं पे बता सकते हो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा रूटीन एफएनएसी के लिए? ठीक है, आप लोग ब्लड बैंकिंग में कौन सा निडल यूज करते हो, ब्लड ड्रॉ करने के टाइम पे कौन सा निडल यूज करते हो, दैट डजंट मैटर। मैटर इज क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, तो कितना गॉज का नीडल आप लोग यूज करते हो जब आप लोग रूटीन एफएनएसी करते हो? चलिए मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिए क्या लगता है आप लोगों को कितना साइज होना चाहिए जब आप लोग रूटीन एफएनएसी कलेक्शन करते हो तो। सो इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ही सिंपल है, अगर आप लोगों को पता है बिल्कुल कमेंट सेक्शन में बताइए। ऑप्शन नंबर ए 22 से 23 वाला गॉज नॉर्मल जो नीडल होता है वो होता है साइज ऑफ द नीडल ड्यूरिंग रूटीन एफएनएसी। हुआ? इज इट क्लियर? इज इट क्लियर एवरीवन? वीडियो अच्छा लग रहा है चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करना मत भूलना, ठीक है, यानी सब कहूंगी मैं। अच्छा लग रहा है तो लाइक कर देना चाहिए ना। हाउ मच ml syringe इज यूज्ड इन रूटीन एफएनएसी? जब आप लोग रूटीन एफएनएसी करते हो सिरिंज जो यूज करते हो वो कितना ml का होता है? 10 ml का, 20 ml का, 50 ml का, या फिर 2 to 5 ml का? साइज ऑफ द नीडल यू आर यूजिंग जब आप लोग एफएनएसी करते हो, चलो मुझे बताओ इन द कमेंट सेक्शन। आप लोग अगर देखे हो साइटोपैथोलॉजी लैब में कि कितना एमएल का सिरिंज, कितना एमएल का नीडल यूज होता है, कैसे यूज होता है, तो बिल्कुल आप लोग मुझे बता सकते हो। तो इस क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज और 10 ml का सिरिंज आप लोग यूज करते हो। ध्यान रखना जरा, सिरिंज जो है 10 ml का, नीडल जो है वो 22 से 23 गॉज का। ठीक है, तो यही So the next question here is uterine cancer can be diagnosed from
अगर किसी को यूटेराइन कैंसर हुआ है तो आप लोग इसको पता कैसे करोगे? द स्टडी ऑफ स्पूटम स्पेसिमेन, द स्टडी ऑफ यूरिन बोथ ए एंड बी, या फिर स्टडी ऑफ वजाइनल सिक्रेशन। अगर किसी को यूटेराइन कैंसर मोस्टली आप लोगों का यूटेरस किसके पास होता है? फीमेल के पास। यूटेराइन कैंसर अगर आप लोगों को डायग्नोसिस करना है, स्पूटम चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, बिकॉज कोई भी लंग्स में प्रॉब्लम होता है, यू कैन गो फॉर स्पूटम सैंपल। स्टडी ऑफ यूरिन क्या? यूरिन लेके आप लोग ब्लैडर को तो चेक नहीं करने वाले हो, यूटेराइन कैंसर को चेक करना है। तो अगर ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, तो बोथ ए एंड बी भी होगा ही नहीं। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है द स्टडी ऑफ वेजाइनल सिक्रेशंस। द स्टडी ऑफ वेजाइनल सिक्रेशंस, यस गाइस, अगर आप लोग वेजाइनल सिक्रेशन का कलेक्शन करते हो, यू कैन गो फॉर यूटेराइन कैंसर, यानी यूटेराइन कैंसर का डिटेक्शन आप लोग डायग्नोसिस कर सकते हो। तो ये बहुत ही सिंपल सा सवाल था। आई होप ये क्वेश्चन में से कुछ तो वैल्यू ऐड हुआ होगा, आप लोगों के जितने सारे नॉलेज में कुछ तो एक्स्ट्रा ऐड हुआ होगा। अगर हुआ है, बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ठीक है, ताकि जब भी मैं एक नया सा अपडेट दूं आप लोगों के पास जल्दी जाके पहुंच जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास। तब तक के लिए इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि एग्जामिनेशन आगे जो भी आने वाला है आप लोग उसमें क्रैक कर जाए। ठीक है, फिर मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास।